नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानद अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मैंने आपको राज्यपाल पढ़ा दिया, पर मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बार सॉल्व करा दूं, क्योंकि निकट भविष्य में आपका पीएससी का एग्जाम है 9 जून को। इससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किस संघ की कार्यपालिका शक्ति। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। पहले पीएससी के एग्जाम हॉल में बैठते समय सबसे पहले बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा। यदि हमसे पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 52, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 53, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 54, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 55 में। आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 53। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। क्योंकि हमने बताया था कि संघ कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्यकारी कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो कार्यकारी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में होती है। इसका प्रावधान आर्टिकल 53 के अंतर्गत किया गया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। अब है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इस सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे एग्जाम में क्या होगा ये पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या सदस्य भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति क्या करता है, भाग लेता है। पहला आपका ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था क्लास में तब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के सदस्य आ जाएंगे, राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य, जहाँ जहाँ पर भी विधानसभा है उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने यहीं पर आपको ये बताया था, यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो पहला तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बस ये हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो लोकसभा के 2 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो हमें याद करना है, यहाँ पर संसद के सदस्य भी लिखा आ सकता था। संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, सब मिलकर राष्ट्रपति को क्या करते हैं, इसके चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति
बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। उसने पूछा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पहला ऑप्शन है 35 वर्ष, बी ऑप्शन पर है 30 वर्ष, सी ऑप्शन पर है 25 वर्ष और डी ऑप्शन पर क्या है 55 वर्ष इसका ऑप्शन दिया है। तो हमको सही आंसर बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला बताया था मैंने आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बताया था? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा बताया था पागल और दिवालिया ना हो। और चौथा बताया था लाभ के पद पर ना हो, एक साथ कोई व्यक्ति 2 पद को धारण ना करे हो। और लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए है कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। इतनी सारी योग्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित इतनी सारी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि हमसे पूछे 30 वर्ष की आयु किसके लिए होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यदि हमसे पूछे कितनी आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छे सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु यदि हमसे पूछता है एग्जाम में कितनी होनी चाहिए, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने डाल दिया, बल्कि ये क्वेश्चन डालने का कोई वो औचित्य नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है या 10 साल या 10 वर्ष का होता है। इसमें कोई सोचना नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी वो क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। यदि पूछे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? समय से पहले भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह अगला राष्ट्रपति जब तक नहीं चुना जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन यदि इससे पहले भी अगर समय से पहले वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके लिए देता है? उपराष्ट्रपति के लिए देता है। तो कार्यकाल पूछे हमसे कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। यदि पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को क्या करता है? अपना त्यागपत्र देता है। यहीं पर हमसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति का यदि हमसे पूछता है वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह इसे क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है, जो आय कर से क्या होता है? मुक्त होता है। तो 5 लाख रुपए वेतन, 18 लाख रुपए वार्षिक इसको क्या मिलती है? पेंशन प्राप्त होती है। तो वेतन कितना हो गया? 5 लाख रुपए। पेंशन कितनी मिलती है? 18 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए पर मंथ इसको पेंशन मिलती है और 5 लाख रुपए पर मंथ इसको क्या मिलता है? वेतन, जो आय कर से क्या होता है? मुक्त होता है। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको साथ बता दिए। कार्यकाल पूछे कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले यदि वो त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। वेतन पूछता है कितना होता है, तो 5 लाख रुपए होता है
और पेंशन यदि हमसे पूछे कितनी होती है राष्ट्रपति की, तो 18 लाख रुपए वार्षिक इसको क्या मिलती है, पेंशन प्राप्त होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल देखो, मैं एकदम क्रम से चल रहा हूँ। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वेतन कितना होता है, सब एकदम हम क्रम से एक्चुअली चल रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी सरल से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टप की ओर बढ़ते जाएंगे। अब राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, स्टेट का चीफ जस्टिस, भारत का प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको क्या करती है, शपथ दिलाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, यदि किसी भी कारण से वह अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, उसे शपथ दिलाता है। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाता है। आर्टिकल 59 में शपथ का या 60 में उसका उल्लेख किया गया है। यदि पूछे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तब ऐसी स्थिति में इसको शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, उसे शपथ दिलाता है। अब देखो, पॉलिटी का जो वेटेज है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। MPPSC में स्टेट की अलग से डाल दिया, सेंटर की अलग से डाल दिया। तो मेरे हिसाब से कम 15 से 20 जो क्वेश्चन हैं वो आपके किससे आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, संविधान से संबंधित आएंगे। MP का पार्ट बहुत सारा, तो MP आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। MPPSC के लिए ये बिल्कुल आपको अपना टारगेट डिसाइड करके कि हमें क्या करना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा का सारा कुछ डिसाइड करके हमें क्या करना है, पढ़ना है। कम समय में अच्छा हम कैसे पढ़ें, इसके लिए हमारे पास पहले सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किसको हम जल्दी कवर अप कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, वो सारा का सारा आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एकदम फिट से होना चाहिए। तब हम जाके क्या कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो प्री बहुत टफ एग्जाम है, बहुत सरल एग्जाम है। टफ मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि आपका गलत होता है तो 0 नंबर मिलता है आपके लिए, और सरल इसलिए कि आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, केवल उस पर गोला काला करना है। कितना सरल एग्जाम है, लेकिन थोड़ी सी गलती आपसे हुई और आप सीधे क्या होते हैं, एग्जाम से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो प्री का जो एग्ज़ाम है आपको बहुत अच्छे से देना है, दिमाग को शांत करके देना है। जब हम एग्जाम वाले में बैठे तो पूरा दिमाग हमारा कहाँ पर होना चाहिए, पेपर में होना चाहिए। और एक बार प्री निकले फिर हमको योग्यता दिखाने का मौका हमें कहाँ मिलता है, मेंस के एग्जाम मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार सीटेट का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए, क्वेश्चन अच्छे सुनिए, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव, कितने सदस्यों का प्रस्ताव, कितने सदस्यों का प्रस्ताव और कितने का अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता मैंने बताई, योग्यताओं के साथ साथ हमें क्या और पढ़ना था कि राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसके लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए, कितने सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 50 सदस्यों का प्रस्ताव और 50 का अनुमोदन, या 50 सदस्यों का अनुमोदन, 50 सदस्यों का प्रस्ताव, 20 सदस्यों का अनुमोदन, 20 का प्रस्ताव, 40 सदस्यों का प्रस्ताव और 40 का अनुमोदन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
या हम कह सकते हैं कि इन सबकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सही आंसर है राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन और 50 सदस्यों का प्रस्ताव आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो 50 उसका प्रस्ताव पारित करेंगे, 50 उसका समर्थन करेंगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। 20 सदस्यों का अनुमोदन और 20 का प्रस्ताव ये उपराष्ट्रपति के लिए दोनों में याद करना है। यदि पूछता है उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए 20 सदस्यों का प्रस्ताव, 20 का अनुमोदन। यदि और पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जमानत राशि के रूप में क्या करना पड़ेगा 15,000 रुपये जमा करना आवश्यक है। तो 15,000 रुपये क्या करेगी जमानत राशि के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या प्रत्याशी घोषित हो सकता है। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए कौन सी योग्यता नहीं है, तो बस पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, ये हमें बिल्कुल याद करना है। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। है कि नहीं ये आवश्यक नहीं है, बस उसके पास योग्यता होनी चाहिए ऐसा। और जमानत राशि के रूप में 15,000, 50 सदस्यों का प्रस्ताव, 50 का अनुमोदन होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। संसद का जो ज्वाइंट सेशन है वो उसका जो उल्लेख है वह संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 110, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 108, सी ऑप्शन पर है आपका आर्टिकल 112 और डी ऑप्शन पर है आर्टिकल 109। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था संविधान तब मैंने बताया था कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास था राष्ट्रपति के पास था। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसे बुलाता कौन है राष्ट्रपति है। कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है, तो आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया गया है कि जब दोनों दलों के मध्य लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करके क्या कर सकता है संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। पूछे हमसे बुलाता कौन है राष्ट्रपति। यदि हमसे पूछे इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। बुलाने का अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल में 108 में। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है राष्ट्रपति के पास है। यदि पूछे इसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है स्पीकर होता है वो क्या करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी या ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है वह संविधान के किस आर्टिकल में। क्वेश्चन अच्छे सुनिए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने ऑर्डिनेंस जारी करने का जो अधिकार है या पावर है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में। पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 213,
दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 123, तीसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 110, चौथा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 124। आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ज़रा सोचिए और इसका सही आंसर क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमने आर्टिकल कौन सा दिया, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऐसी राज्यपाल राज्य सूची के किसी विषय पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 जो है, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है, जब संसद की बैठक ना चल रही हो और संघ सूची के किसी भी विषय पर हमें कानून बनाना हो, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 123 का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस क्या करेगा, एक पास करेगा और संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। मैंने आपको बताया था कि इस कानून का जो प्रावधान होता है वो कितने महीने के लिए रहता है, 6 माह के लिए रहता है। और जैसे ही संसद की बैठक शुरू होगी, तो बैठक शुरू होने के यदि 6 सप्ताह के अंदर इस कानून को पेश नहीं किया गया, तो ये कानून अपने आप ही स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था की है कि जब सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि संघ सूची के किसी विषय पर हमको कानून बनाना पड़े, तो हम किसके आर्टिकल के तहत बना सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 का प्रयोग करके क्या कर सकता है।